क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर इतने सारे केस क्यों लगते हैं? 125 सीआरपीसी अलग, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, सेक्शन 25 अलग, डीवी एक्ट अलग, और इन सभी केसों को समझना बड़ा मुश्किल सा लगता है। आपको लगता है कि आप उलझ से गए हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर इतने सारे केस क्यों लग गए और कैसे लग गए, और अब आप डरते हैं कि ना जाने कितना देना पड़ेगा और क्या क्या देना पड़ेगा, और आपको लगता है कि आपकी आधी प्रॉपर्टी आधी सैलरी मेंटेनेंस में चली जाएगी और आप तलाक के नाम पर बर्बाद हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये आपके मेंटेनेंस के सारे डाउट्स क्लियर करेगा। सबसे पहले हम समझेंगे 125 सीआरपीसी क्या है। हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है, बच्चों का खर्चा नहीं देता या बूढ़े माँ बाप को इग्नोर करता है तो 125 सीआरपीसी का केस लग सकता है, और उनके पास अगर पैसे ना हो तो कोर्ट जाकर 125 सीआरपीसी का केस लगा सकते हैं। ये केस उस कंडीशन में लगता है कि उसकी कमाने की कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो खर्चा नहीं देना चाहता। उस कंडीशन में 125 सीआरपीसी का केस बनता है। इसके लिए कोर्ट में डिवोर्स का केस चलना जरूरी नहीं होता, बिना डिवोर्स के केस के भी ये कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। मेंटेनेंस मांगने का हक वाइफ का, डिवोर्सी वाइफ का, और शादीशुदा लड़की जो अपने आप को मेंटेन ना कर सकती हो, या फिर ऐसा लड़का जो डिसेबल हो, और बूढ़े माँ बाप अपने बेटे से बुढ़ापे में खर्चा लेने के लिए ये केस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस किसे नहीं मिल सकता। अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो उसे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, लेकिन हस्बैंड मेंटेनेंस उस कंडीशन में भी देगा, चाहे उसने सेकंड मैरिज कर ली हो, मारपीट करता हो या क्रुएल्टी करता हो, तब भी उसे मेंटेनेंस देना होगा। और आइए अब जानते हैं कि कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बावजूद भी अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे कोर्ट किस तरीके की सजा दे सकता है। कोर्ट वारंट निकाल सकता है, प्रॉपर्टी या सैलरी से वसूल कर सकता है, और उसे जेल भी हो सकती है। 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की ही सजा होगी। सेक्शन 25 सीआरपीसी पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन का कानून है। दूसरा है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24। जब कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा होता है और एक स्पाउस ज्यादा वीक हो, ज्यादातर वाइफ के केस में ऐसा होता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड वीक हो और वाइफ किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तब हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है इसके लिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 में इंटरिम मेंटेनेंस अप्लाई होता है। ये डिवोर्स का केस चलने तक का इंटरिम मेंटेनेंस होता है। अगर एक स्पाउस अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता और दूसरे स्पाउस के पास अर्निंग के सफिशिएंट रास्ते हों तो उसे इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा, और इंटरिम मेंटेनेंस केस फाइल होने की डेट से ही अप्लाई हो जाता है, चाहे इसे ऑर्डर होने में टाइम लगे, लेकिन जिस डेट पर आपने पिटीशन फाइल की होगी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए उसी डेट से आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा। ये उस केस में अप्लाई होता है कि देने के लिए लॉयर की फीस ना हो, गुजारा भत्ता करना मुश्किल हो, ये केस चलने के दौरान का खर्चा होता है, इसलिए इसे इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है। जिस स्पाउस की इनकम कम हो दूसरा स्पाउस उसे पैसे देगा, ये एक टेम्पररी बेस का मेंटेनेंस होता है। और थर्ड है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25। ये एक परमानेंट एलिमनी होती है, ये मंथली बेसिस पर भी हो सकती है और इसे एक लमसम अमाउंट में डिसाइड भी किया जा सकता है। मंथली बेसिस पर जो डिसाइड होती है वो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि वाइफ ने दूसरी शादी ना की हो और किसी तरीके से सिचुएशंस चेंज ना हुई हो। हिंदू मैरिज एक्ट का ये सेक्शन हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। 125 सीआरपीसी भूख से बचाने के लिए होता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस है जो केस चलने तक के लिए अप्लाई होता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 डिवोर्स का केस खत्म होने के साथ साथ डिसाइड होता है, और ये डिवोर्स के बाद की लाइफ को आर्थिक संकट से बचाने के लिए होता है। और अब है हमारा लास्ट टीवी एक्ट मेंटेनेंस। बहुत बार हस्बैंड बोलता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता, या ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, घर से निकाल देते हैं, घर में नहीं रहने देते, तब सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ देता है। इसमें मंथली मेंटेनेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, अर्निंग का लॉस, रहने के लिए रेंट का खर्चा या घर में रहने का अधिकार दिलाता है। सेक्शन 17 और 19 में राइट टू रेजिडेंस मिलता है। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलता है, जिससे कि मारपीट ना हो, कांटेक्ट ना किया जाए और किसी तरीके से टॉर्चर ना किया जाए। सेक्शन 22 में कंपनसेशन मिलता है। इसमें मेंटल टॉर्चर, इमोशनल एब्यूज और हैरेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलता है। इस केस को वाइफ, लिव इन में रहने वाली पार्टनर, मदर, सिस्टर कोई भी कर सकता है। डीवी एक्ट घर, पैसा और हिंसा से बचाता है। ये सारे केस एक साथ लग सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग पैसा दिया जाएगा या डबल मिलेगा ऐसा नहीं होता है, सब एडजस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस डिसाइड कैसे होता है। जब हस्बैंड के लिए कोर्ट कोई भी मेंटेनेंस डिसाइड करती है तो वो ये सारे फैक्टर देखती है: सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट,
रेंटल इनकम और लाइफ ऑफ स्टाइल देखा जाता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। टोटल अर्निंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है और इसके साथ ही वाइफ की इनकम को भी देखा जाता है कि वाइफ अर्निंग करती है या नहीं, कितना कमा रही है, क्वालिफिकेशन क्या है। अगर थोड़ा सा भी कमा रही है तो मेंटेनेंस उतना ही कम हो जाता है और अगर ज्यादा कमा रही है, अच्छा कमा रही है तो मेंटेनेंस 0 भी हो सकता है। मेंटेनेंस इन बेसिस पर डिसाइड होता है जैसे कि बच्चों का खर्चा, स्कूल की फीस, बेसिक खर्चे और डेली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है और इसके साथ ही लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखा जाता है जिससे कि जो शादी के वक्त उसका स्टेटस था वो ज्यादा नीचे ना गिर जाए। और साथ में हस्बैंड के डिपेंडेंट भी देखे जाते हैं कि हस्बैंड के ऊपर उसके माँ बाप डिपेंड हैं या उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि उसे लोन देना है, ये सभी चीजें एडजस्ट होती हैं। मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ये नेट इनकम का 20% भी हो सकता है और 35% तक भी हो सकता है। वाइफ और बच्चे को देखकर ये रफली डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हस्बैंड 30,000 कमाता है तो ये 6,000 से 10,000 तक हो सकता है। हस्बैंड 50,000 कमाता है तो ये 10,000 से 18,000 तक हो सकता है और अगर वो 1 लाख कमाता है तो ये 20,000 से 35,000 तक हो सकता है। किसी भी कंडीशन में प्रॉपर्टी का आधा नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है कि आधी सैलरी या आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हाफ प्रॉपर्टी देने का कोई रूल नहीं है, लेकिन डीवी एक्ट में वाइफ को रहने का अधिकार प्रॉपर्टी में मिल सकता है या फिर उसे आपको मंथली रेंट देना होगा उसके रहने के लिए। लमसम एलिमनी डिसाइड करने के लिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी, सैलरी, रेंट इनकम, सारे सोर्सेज से जो भी उसकी इनकम होती है उन्हें देखा जाता है। लमसम एलिमनी के लिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी को देखकर सेटलमेंट डिसाइड होता है, लेकिन किसी भी तरह से प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और अब जो हस्बैंड के लिए नोट करने वाले पॉइंट हैं वो हैं कि अगर हस्बैंड इनकम छुपाता है और लग्जरी लाइफ जी रहा है, वाइफ बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट थी उस पर और बच्चों की कोई स्पेशल नीड है तो ज्यादा मेंटेनेंस लग सकता है। और अब जानते हैं मेंटेनेंस कम कब लगेगा। वाइफ अर्निंग वाली हो, गवर्नमेंट जॉब वाली हो, मैरिज को ज्यादा टाइम ना हुआ हो, बच्चे ना हो और हस्बैंड के ऊपर और लाइबिलिटीज ना हो जैसे कि माँ बाप का खर्चा और लोन वगैरह, सभी चीजें देखी जाती हैं। अब हम मेंटेनेंस के लिए एक जजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो जजमेंट है राजेश वर्सेस नेहा का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें कोर्ट ने कहा कि ऑटोमेटिक हाफ का कोई रूल नहीं है। जो भी अमाउंट होगी वो रीजनेबल और रियलिस्टिक होगी, ना ज्यादा लो होगी कि वाइफ और बच्चों को दिक्कत हो और ना ही ज्यादा इतनी हाई होगी कि हस्बैंड उसे अफोर्ड ना कर सके। एलिमनी डिसाइड करने के लिए हस्बैंड की इनकम, वाइफ की नीड्स, बच्चों का खर्चा, रहने का स्टैंडर्ड, वाइफ अर्न कर सकती है या नहीं और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ही एलिमनी डिसाइड होती है।